इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। सुबह सुबह के 4 बजे रुद्र अंतरा को अपनी गोद में लेकर एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट पर जा रहा था। अंतरा के दोनों पैर रुद्र की कमर पर लिपटे थे और वो इस वक्त सो रही थी। रुद्र अंतरा को फ्लाइट के अंदर ले जाकर सीट पर बिठाता है और उसे सीट बेल्ट बांध देता है। रुद्र अंतरा के बालों को उसके चेहरे से हटाकर उसके माथे पर किस करता है और कहता है, लव यू बेबी प्रिंसेस। इतना बोलते ही वो फ्लाइट से बाहर निकल जाता है। फ्लाइट के बाहर अखिल सिर झुकाए खड़ा था। रुद्र उसे देखकर सर्द आवाज में कहता है, अगर अगली बार गलती हुई तो माफ़ी नहीं, मौत मिलेगी। अखिल उसकी बात सुनते ही डर जाता है। रुद्र एकदम हार्ड वॉइस में कहता है, नाउ गो। अखिल जल्दी से फ्लाइट के अंदर जाता है। उसके साथ और भी कुछ बॉडीगार्ड्स चले जाते हैं। रुद्र तब तक वहाँ खड़ा रहता है जब तक फ्लाइट नहीं जाती। रुद्र अंतरा को वापस लंदन भेज रहा था। उसे पता था कि उसकी बहन कितनी जिद्दी है। अगर उठी तो रुद्र से दूर नहीं जाएगी, और उसे पता था कि अगर अंतरा यहाँ रही तो आव्या और उसके बीच ज़रूर आएगी, जो रुद्र बिल्कुल नहीं चाहता। फ्लाइट के जाते ही रुद्र धीर को देखते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू मीट माई बेबी गर्ल इन 4 आवर्स। धीर रुद्र की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि गोवा अगर कार से जाते तो पूरा 1 दिन और कुछ घंटों का सफ़र तय करना पड़ता है। अगर हेलीकॉप्टर से जाएं तो 6 घंटे का वक्त लगता है। अब 2 घंटे पहले वो कैसे वहाँ पहुँचा दे। धीर को तो कभी कभी रुद्र का पर्सनल बॉडीगार्ड होने पर पछतावा होता है, पर वो भी क्या ही करे, करना तो उसे पड़ेगा ही। धीर रुद्र की बात को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करता है और तुरंत ही हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लेता है। सुबह के 9 बज गए थे। ध्रुवंश आव्या के कमरे में जाता है तो देखता है आव्या आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। ध्रुवंश एक नज़र उसे घूर कर देखता है, फिर जग का पानी उसके मुंह पर फेंक देता है। आव्या तुरंत हड़बड़ाकर उठ जाती है और जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई। ध्रुवंश उसे घूरते हुए देखता रहता है। आव्या जब आंख खोलकर ध्रुवंश को देखती है तो बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वो उस पर जोर से चिल्लाती है, अंश ये क्या है, तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका। ध्रुवंश उसी घूरते हुए कहता है, क्योंकि ट्यूलिप, तुम्हारा होने वाला पति 1 घंटे से इंतजार कर रहा है। तुम्हें पता है मैं यहाँ तुम्हें 3 बार उठाने आ चुका हूँ। आव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो टाइम देखती है और जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। ध्रुवंश देखता है कि आव्या ने पहनने के लिए कुछ भी नहीं लिया, इसीलिए वो कवर्ड से आव्या का बाथरोब निकालकर वॉशरूम के दरवाजे पर लटका देता है और फिर बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर देता है। काव्या, प्रीत, सपना और श्रेष्ठा किचन में थी। उनके साथ प्रणया भी थी। तीनों नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। अव्यान और ध्रुवंश रुद्र के साथ बैठे थे। स्वर्णा भी किचन में जाकर सपना से चाकू मांगकर सब्जी काटने लगती है। स्वर्णा को घर के काम करना नहीं आता था, क्योंकि आव्या और सौरभ ने कभी उसे ये सब कुछ करने ही नहीं दिया था। स्वर्णा इस वक्त आलू काटने की कोशिश कर रही थी। सपना को पता नहीं था कि स्वर्णा को नहीं आता, इसीलिए वो कुछ सब्जियां निकाल कर कहती है, ये लो, ये भी काटनी है। स्वर्णा सभी के साथ मिलकर काम करना चाहती थी, इसीलिए वो खुश होकर हाँ में सिर हिलाती है। स्वर्णा आलू काट रही थी, पर बार बार उसका हाथ फिसल रहा था। किसी का भी ध्यान स्वर्णा पर नहीं था। स्वर्णा काट ही रही थी, अचानक कि वो बहुत जोर देती है और आलू फिसलने की वजह से उसका हाथ चाकू से कट जाता है। चाकू बहुत ज़्यादा धार का था, जिस वजह से स्वर्णा का हाथ बहुत ज़्यादा कट जाता है। वो ज़ोर से चिल्लाती है, आह। उसकी आवाज़ से सभी का ध्यान स्वर्णा पर चला जाता है। उसके हाथ से लाल रंग के खून को इतनी तेज़ धार से निकलता देख सब डर जाते हैं। पांचों तुरंत स्वर्णा के पास आते हैं और फिक्र से कहते हैं, ये क्या हो गया, हे भगवान। काव्या जल्दी से कहती है, चलो बाहर चलो, श्रेष्ठा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। श्रेष्ठा जल्दी से जाती है। स्वर्णा का दर्द से आंखों में आंसू आ चुके थे। काव्या स्वर्णा को सोफे पर बिठाती है। अब सोफे पर अव्यान, ध्रुवंश और अनुराग थे। ध्रुवंश स्वर्णा के हाथ से निकलते खून को देखकर जाने वाला होता है, तभी उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। ध्रुवंश कंफ्यूज होकर अव्यान को देखता है तो अव्यान कुछ रिएक्ट नहीं करता। अनुराग जल्दी से भागकर जाता है। श्रेष्ठा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जैसे ही आती है, अनुराग तुरंत उससे छीनकर रुई निकालता है और स्वर्णा के खून को साफ करते हुए पूछता है, कैसे हुआ ये। सपना घबराते हुए कहती है, वो अरना ने सब्जी काटने के लिए चाकू मांगा तो मैंने दे दिया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अनुराग सपना पर एकदम से चिल्लाता है, क्या ज़रूरत थी, बच्ची है वो, तुम्हें खुद काटना चाहिए था। सपना को अपने किए पर पछतावा था। अनुराग खून साफ करने के बाद दवाई लगाता है तो स्वर्णा को बहुत तेज दर्द होता है। वो दर्द से चीखती है,
आह जल रहा है। बोलते हुए वो एकदम से रोने लगती है। कट बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे जलन हो रही थी। अनुराग अब कुछ भी करता या कहता तभी अचानक ही रोहान उसे धक्का देता है। अनुराग जो जमीन पर बैठा था वो गिर जाता है। सब हैरानी से रोहान को देखते हैं जो गुस्से से अनुराग को घूर रहा था। रोहान एकदम गुस्से से अनुराग पर चिल्लाता है, मिस्टर अनुराग सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को दर्द देने की। रुद्र के ये कहने पर सब उसे हैरानी से देखते हैं। वहीं अनुराग को तो असहाय दर्द होता है। आज से पहले रोहान ने उसे कभी उसके नाम या तुम करके नहीं बुलाया था। रोहान फिर से कहता है, तुम्हें सोना को मारकर चैन नहीं मिला जो अब मेरी बेटी के पीछे पड़े हो। काव्या एकदम से कहती है, रोहान ये आप क्या कह रहे हैं। रोहान काव्या के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अनुराग रोहान के चेहरे पर खुद के लिए नफरत देखकर कहता है, रोहान तुम गलत समझ रहे हो। रोहान स्वर्णा को एक नज़र देखता है फिर कहता है, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। तुमने अपनी बीवी को बचाने के लिए मेरी सोना को कुर्बान कर दिया। अगर उस दिन सोना अंदर नहीं जाती तो तुम्हारी बीवी मर चुकी होती। सभी उसकी बात सुनकर शॉक थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि रोहान ऐसा कुछ कहेगा। सपना को तो रोहान की बात सुनकर और ज्यादा गिल्ट होने लगा क्योंकि रोहान इसे डायरेक्टली ब्लेम कर रहा था। रोहान की बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। रोहान स्वर्णा को गोद में उठाता है और अपने कमरे की ओर ले जाता है। स्वर्णा सबको देखती रहती है। उसे भी आज जाकर पता चल रहा था कि रोहान अनुराग और सपना को स्वरा का कातिल समझता है। उसे इस वक्त अनुराग और सपना के लिए बहुत बुरा लग रहा था। रोहान स्वर्णा को लेकर जा ही रहा था तभी आव्या भी नीचे आ रही थी, लेकिन अचानक ही उसकी नज़र स्वर्णा के खून से सने हाथ पर पड़ी, जिसे देखकर आव्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उससे पूछती है, अर्ना ये क्या हुआ। रोहान बिना भाव के कहता है, शी नीड्स ट्रीटमेंट। आव्या तुरंत कहती है, आप अन्ना को कमरे में लेकर जाओ, मैं अपने कमरे से दवाई और बैंडेज लेकर आती हूँ चाचू। नीचे सभी अब तक रोहान को देखते हैं जब तक उनकी आंखों के सामने से वो ओझल नहीं हो जाता। काव्या आगे बढ़कर अनुराग को हाथ देते हुए कहती है, अनुराग उठिए। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर उठता है, फिर सपना को देखता है जो टूटी हुई लग रही थी। उसकी आंखें नम थीं और उसने अपनी पलकें झुका रखी थी। अनुराग सपना के पास जाकर उसे गले लगाकर कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है सना। सपना धीरे से बड़बड़ाती है, मेरी वजह से स्वरा मर गई। बोलते ही उसके आंसू गालों पर बह जाते हैं। अव्यान ये सब कुछ देखते हुए कहता है, इसकी ज़रूरत थी। रुद्र कॉल पर आने की वजह से बाहर चला गया था, जो अब वापस लौटकर अव्यान और ध्रुवंश के साथ बैठ गया। कमरे में स्वर्णा को अपने सीने से लगाकर रोहान उसके हाथ को देख रहा था जिस पर आव्या पट्टी कर रही थी। आव्या पट्टी लगाते हुए उसे हल्का डांट भी रही थी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सब्जी काटना नहीं आता, तो क्यों किया तुमने। स्वर्णा चुपचाप आव्या की डांट सुन रही थी। रोहान भी चुप था क्योंकि उसे पता था कि आव्या ने ही स्वर्णा को बचपन से पाला है, तो उसे डांटने का भी पूरा अधिकार है। अगर आव्या ना होती तो पता नहीं स्वर्णा का क्या होता। आव्या अब स्वर्णा को आराम करने को बोलती है और खुद नीचे चली जाती है। रोहान स्वर्णा के बैंडेज वाले हाथ को छू रहा था। स्वर्णा रोहान के चेहरे को देखकर कहती है, डैडू, इसमें बड़े पापा और बड़ी मम्मा की गलती नहीं थी, आपने बेकार में ही उन्हें डांट दिया। रोहान स्वर्णा की आंखों को बंद करवा कर कहता है, चुपचाप सो जाओ, दर्द कम होगा। स्वर्णा अब चुप हो जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। रोहान स्वर्णा के मासूम चेहरे को देखकर उसके माथे को चूम लेता है। नीचे सब कुछ अब शांत हो चुका था। आव्या रुद्र को देखती है जो टाइम और उसे ही घूर रहा था। आव्या एक कान पकड़कर उसे धीरे से सॉरी कहती है। रुद्र अपनी जैकेट को ठीक करते हुए खड़ा होता है। काव्या आव्या और रुद्र को घूरते हुए कहती है, ये आप दोनों का घूमना ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इंगेजमेंट के बाद आप दोनों घूम नहीं सकते, जोड़ियों को नज़र लगती है। आव्या का बुरा सा मुंह बन जाता है तो वहीं रुद्र तुरंत कहता है, तो ठीक है, इंगेजमेंट कैंसिल कर दीजिए या तो शादी इंगेजमेंट के बाद करा दीजिए। काव्या हैरानी से रुद्र को देखती है। रुद्र की बात से साफ समझ आ रहा था कि वो आव्या से दूर नहीं रहना चाहता। काव्या तुरंत अपनी बात को पलटते हुए कहती है, ठीक है घूम सकते हो, पर ऐसी वैसी हरकत मत करना। आव्या थोड़ा चिढ़कर कहती है, क्या मम्मा। काव्या रुद्र को देखकर ताने देती है, आपने ऐसा ही लड़का चुना है परी कि हमें आपको ये बात समझानी पड़ती है। इनकी शक्ल से ही दिखता है कि इन्हें एक मौका मिले तो सारी हदें पार कर दे। रुद्र बिना किसी की परवाह किए बगैर कहता है, बहुत एक्सपीरियंस है आपको, इसीलिए बता पा रही हैं। काव्या को एकदम से खांसी आ जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव को हल्का कंधा मारते हुए धीरे से कहती है, इसके ऊपर मुझे तुम्हारी परछाई दिख रही है, तुम भी ऐसे ही बेशर्मों की तरह बात किया करते थे। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो मैं अब भी करता हूँ बेबी। इतना कहकर वो रुद्र की तरफ देखकर कहता है, एक्सपीरियंस नहीं होता तो आज तुम यहाँ दामाद बनकर खड़े नहीं होते। काव्या ध्रुव को घूरती है तो ध्रुव उसे देखकर आंख मारता है। श्रेष्ठा ध्रुव के कंधे पर मारती है। काव्या ज्यादा बात को ना बढ़ाते हुए कहती है,
अच्छा ठीक है, जाओ आप दोनों। आव्या सबको बाय बोलती है और फिर रुद्र और आव्या वहाँ से चले जाते हैं। अव्यान भी उठकर जाने लगता है, तभी काव्या कुछ सोचते हुए उसे रोककर कहती है, अयान, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना आप और प्रज्ञा भी एक साथ फिर से शादी कर लें, क्योंकि हम दोनों में से किसी ने भी आपकी शादी नहीं देखी। प्रज्ञा जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उसे पता था कि अव्यान काव्या की बात नहीं टालेगा। अव्यान पीछे मुड़कर कुछ कहता उससे पहले ही आदित्य की आवाज़ आती है, इसकी ज़रूरत नहीं है वाइफी, 3 शादी हमारे बजट से बाहर है। वैसे भी अब सिंघानिया विला को फिर से बनाया जा रहा है, उस पर बहुत खर्चा हो रहा है। काव्या हैरानी से कहती है, सिंघानिया विला फिर से बनाया जा रहा है? सिर्फ काव्या ही नहीं और भी कोई भी ये सुनकर हैरान था। आदित्य जब ये कहता है कि सिंघानिया विला फिर से बन रहा है, सभी हैरान हो जाते हैं। उसके साथ उनके चेहरे पर कुछ खुशी और कुछ दर्द के भाव उभर आते हैं। प्रज्ञा का खिला हुआ चेहरा तो पूरी तरह से मुरझा जाता है। आदित्य की बात सुनकर प्रज्ञा चाहती थी कि अव्यान और उसकी शादी फिर से हो, लेकिन ना आदित्य चाहता है और ना ही अव्यान। काव्या प्रज्ञा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आदित्य से कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप क्यों बेफजूल की बातें कर रहे हैं? मैं भी अयान की शादी देखना चाहती हूँ और हमें अच्छे से पता है कि सिंघानिया विला जैसे आप कई सारे विला घर बना सकते हैं। आव्या प्रज्ञा का सपोर्ट कर रही थी। प्रज्ञा की आंखें फिर एक बार चमक उठती हैं, लेकिन एकदम से आदित्य कहता है, वाइफी अब तुम पोता पोती देखने की तैयारी करो, शादी जैसे भी हुई हो गई। काव्या मुंह खोले आदित्य को देखती है। इतने साल बाद आदित्य बेशर्मों जैसी बात कर रहा था। प्रज्ञा तो आदित्य की बात सुनकर शर्मा जाती है और अपनी पलकों को झुका लेती है। काव्या आदित्य के पास जाकर बहुत धीरे से कहती है, मिस्टर हस्बैंड, ज़रा तो शर्म कीजिए, आप अपनी बहू के सामने ये सब बोल रहे हैं। वो भले धीरे से कहती है पर सबको ये बात सुनाई देती है। आदित्य काव्या को देखकर कहता है, हाँ तो उसे ही तो करना है ये सब। उसकी ये बात सुनकर तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। श्रेष्ठा ध्रुव से धीरे से कहती है, तुम और रुद्र कम थे जो अब आदित्य भी बेशर्मों की लिस्ट में शामिल हो रहा है। ध्रुव प्राउडली स्माइल करते हुए श्रेष्ठा के गाल पर किस करता है। श्रेष्ठा अपने गाल पर हाथ रखकर ध्रुव को घूरती है। ध्रुव अपने दिल पर हाथ रखकर श्रेष्ठा से कहता है, उफ, ये तुम्हारी नजरें किसी दिन जान ले लेंगी मेरी। इतना कहते ही ध्रुव श्रेष्ठा को आंख मारता है और मुस्कुराने लगता है। श्रेष्ठा उसे नजरअंदाज कर देती है। प्रज्ञा तो अब शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका ससुर इतना बेशर्म है। आदित्य तो ऐसे खड़ा था जैसे उसने इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल दी हो। काव्या खुद ही आदित्य की बालों से एम्बेरस्ड हो जाती है। काव्या मन ही मन आदित्य को कोसने लगती है। इन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती, प्रज्ञा के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। लाज शर्म को बाजार में जाकर बेच आए हैं। आदित्य अब बिना किसी की फिक्र किए बिना अव्यान के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है। अव्यान एक नज़र प्रज्ञा को देखता है और उसके पास जाकर झुककर उसके कान में कहता है, पापा की ख्वाहिश को पूरा करने में आज रात जल्दी आऊँगा, तैयार रहना, ओके। बोलते ही अव्यान प्रज्ञा के कान पर किस करता है। प्रज्ञा सिहर उठती है। अव्यान को ऐसे करते हुए कोई नहीं देख पाता, क्योंकि उन्हें तो अब तक आदित्य की बातों का सदमा लगा था। अव्यान भी अब वहां से चला जाता है। दोनों के निकलते ही ध्रुव और ध्रुवंश भी चले जाते हैं। प्रज्ञा अब समझ चुकी थी कि उसके ससुराल में बेशर्म ही भरे पड़े हैं। पहले तो ध्रुवंश, ध्रुव, अव्यान और अब आदित्य भी। वक्त ऐसे ही बीतता गया और किसी को भी इसकी खबर तक ना हुई। अब एंगेजमेंट में बस 2 दिन का वक्त था, तो एंगेजमेंट के लिए सभी शॉपिंग के लिए मॉल में पहुंच गए। नैना अपनी होने वाली बहू के लिए खुद ड्रेस दिला रही थी। आव्या चॉइस करते हुए अपना मुंह बिगाड़ रही थी। उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। नैना सारे कपड़ों को देखते हुए कहती है, बेटा तुम्हें जो भी पसंद आए उसे एक साइड कर लेना। आव्या कपड़ों को खुद से दूर करते हुए कहती है, नहीं आंटी, मुझे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, कोई अच्छा कलेक्शन ही नहीं है। आव्या के ये बोलते ही नैना वहाँ के स्टाफ के ऊपर चिल्लाती है, कैसे कलेक्शंस रखे हैं आप सबने, थोड़ा ढंग का दिखाइए। स्टाफ नैना की बात सुनकर और भी बहुत ही अच्छी अच्छी गाउन्स दिखाते हैं, पर आव्या को फिर भी कुछ पसंद नहीं आता। डिज़ाइन पसंद आता है तो कलर नहीं मिलता, और कलर पसंद आता है तो डिज़ाइन नहीं मिलती। ऐसे करते हुए आव्या के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। अनु की भी शॉपिंग चल रही थी, पर उसका ध्यान शॉपिंग पर बिल्कुल भी नहीं था। अनु के लिए अनुराग ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था, क्योंकि हमेशा से वो बहुत बेस्ट चुना करता था। काव्या अपनी बेटी को छोड़कर प्रज्ञा की साड़ियाँ खरीद रही थी, क्योंकि वो नैना को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसने तो ऑलरेडी नैना को पहले ही कहा था कि आव्या की शादी का जोड़ा काव्या खुद चुनेगी, इसीलिए नैना चाहती थी कि अपनी पसंद का वो अपनी बहू को एंगेजमेंट में पहनाए। काव्या और प्रज्ञा ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। जितना दुल्हनों का नहीं हुआ था, उतना काव्या ने प्रज्ञा को खरीदवा दिया। प्रज्ञा एक ड्रेस ट्राई करने के लिए ले जाती है। वो ट्राई रूम में जैसे ही घुसती है, उसे एहसास होता है कि उसके साथ कोई और भी घुस गया। प्रज्ञा जल्दी से मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ट्रायल रूम में प्रज्ञा के साथ अव्यान भी घुस गया था। प्रज्ञा उसे देखकर घबराते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो।
अव्यान के अंदर आने से प्रज्ञा परेशान थी। अव्यान प्रज्ञा को इतना परेशान देखकर उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। प्रज्ञा एकदम से अव्यान से सट जाती है। प्रज्ञा अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में देखते हुए कहता है, कोई नहीं देखेगा लिटिल गर्ल। इतना कहते ही एक साड़ी प्रज्ञा को दिखाते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू सी यू इन दिस साड़ी। प्रज्ञा साड़ी को देखती है, फिर उसे लेते हुए कहती है, ठीक है, मैं पहनकर दिखाती हूँ। अव्यान प्रज्ञा के बालों को साइड करते हुए कहता है, नो नो लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। प्रज्ञा हैरानी से अव्यान को देखती है, वो कुछ भी कहती या कर पाती। तभी अव्यान प्रज्ञा की साड़ी के पल्लू को नीचे गिरा देता है। प्रज्ञा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रज्ञा ने आज एक डीप ब्लाउज पहना था जिसमें उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि अव्यान बहुत अच्छे तरीके से उसे देख पा रहा था। अव्यान गौर से प्रज्ञा को देखकर उसकी ओर झुकता है और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख लेता है। प्रज्ञा कांप जाती है और उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। अव्यान प्रज्ञा की गर्दन पर किस करते हुए प्रज्ञा की साड़ी को खोल देता है। अव्यान अब अपनी लाई हुई साड़ी खोलकर प्रज्ञा के पेटीकोट के अंदर घुसाता है। अव्यान के हाथ को महसूस करते ही प्रज्ञा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अव्यान प्रज्ञा की कमर पर साड़ी लपेटता हुआ अब फिर एक बार प्रज्ञा के पेटीकोट में साड़ी घुसाता है। इस बार उसके हाथ को महसूस करके प्रज्ञा कसकर अव्यान के कंधे पर पकड़ लेती है। अव्यान प्रज्ञा को इफेक्ट होता देखकर हल्का मुस्कुराता है और फिर उसकी कमर को दोनों हाथ से पकड़कर झुककर उस पर अपने होंठ रख देता है। प्रज्ञा को एक करंट सा लगता है। अव्यान प्रज्ञा के आंचल को बनाता है और आखिरकार उसे पूरी तरह से साड़ी पहना देता है। प्रज्ञा इस साड़ी में सेक्सी लग रही थी। प्रज्ञा की हॉटनेस को देखकर अव्यान का दिल डोल जाता है। वो उसे आईने की ओर खड़ा करके पीछे से हक कर लेता है और उसे कान में धीरे से कहता है, ओपन योर आइज लिटिल गर्ल। प्रज्ञा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने आईने के सामने खुद को देखती है। प्रज्ञा के होंठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर किस करता है और खुद से सटाकर कहता है, आई लव यू। अव्यान के ऐसे अचानक बोलने से पहले तो प्रज्ञा हैरान हो जाती है, क्योंकि अव्यान इतनी आसानी से उसे लव यू नहीं कहता था। पर जब उसे एहसास होता है कि अव्यान ने उसे कहा, तो प्रज्ञा के होंठों पर मुस्कुराहट और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अव्यान अब प्रज्ञा के कंधे पर किस करता है और कहता है, टुडे आई स्पेंड टाइम विद यू। प्रज्ञा आईने से अव्यान की आंखों में देखती है। अव्यान भी अब उसे ही देख रहा था। दोनों अपनी नज़रों की बंदिश में एक पल के लिए खो जाते हैं। अव्यान प्रज्ञा के पेट पर हाथ रखता है और धीरे से प्रेस करता है। प्रज्ञा अव्यान के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है। अव्यान अब एकदम से प्रज्ञा को अपनी ओर घुमाता है और उसके गालों को बहुत प्यार से छूता है। प्रज्ञा को इस वक्त अव्यान ऐसा लग रहा था जैसे वो अव्यान हो ही नहीं। अव्यान प्रज्ञा के होंठों को देखता है, फिर उसकी आंखों में देखने लगता है। प्रज्ञा भी समझ रही थी कि इस वक्त अव्यान को क्या चाहिए। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। देखते ही देखते अव्यान आगे बढ़कर प्रज्ञा के होंठों को अपने होंठों के कब्जे में ले लेता है। प्रज्ञा अव्यान के कंधे पर कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान इस वक्त से प्रज्ञा के होंठों को चूमने लगता है जैसे वो कब से प्यासा बैठा हो। कुछ समय दोनों के होंठ ऐसे ही उलझे रहे। फिर अव्यान धीरे से प्रज्ञा के होंठों को छोड़कर प्रज्ञा के होंठों से दूर होता है। फिर उसके पूरे चेहरे को किस करता है। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ, आज बड़ा प्यार आ रहा है आपको मुझ पर। अव्यान बिना कुछ बोले अचानक प्रज्ञा को फिर से करीब खींच लेता है और उसके कान में कहता है, आई फील आई एम मैडली लव विद यू। इतना कहते ही अव्यान प्रज्ञा के गाल पर किस करता है। उसे अचानक क्या हो जाता है, वो अब उसकी गर्दन को ऊपर किस करने लगता है। इस बार सिर्फ अव्यान किस ही नहीं, लव बाइट्स भी दे रहा था, जिससे प्रज्ञा के मुंह से हल्की आहें निकल रही थी। कुछ 15 मिनट में अव्यान कॉल की वजह से प्रज्ञा से दूर होता है। वो फ़ोन को देखता है, फिर अचानक से ट्रायल रूम का दरवाज़ा खोलता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, प्रज्ञा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ट्रायल रूम के बाहर सब खड़े थे। सामने ध्रुवंश, कयारा, आव्या और स्वर्णा खड़ी थी। अव्यान को तो इन सबको देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने फ़ोन पर बात करते हुए चला जाता है। आव्या प्रज्ञा को देखकर उसे चिढ़ाने के लिए ध्रुवंश से कहती है, अंश, तुम्हें नहीं लगता कोई बेबी प्लानिंग की तैयारी बहुत ज़ोरों से कर रहा है। प्रज्ञा खुद को संभालकर जल्दी से कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके आगे प्रज्ञा कुछ बोल पाती तभी आव्या कहती है, ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेंटेंस सभी एक साथ रिपीट करते हैं। प्रज्ञा का मुंह बंद हो जाता है। आव्या को अचानक प्रज्ञा की गर्दन पर लव बाइट्स दिखते हैं। लव बाइट्स को देखकर आव्या इधर उधर मारते हुए कहती है, इस मॉल में ज़्यादा ही मच्छर हैं, अंश देखो। कहते हुए वो प्रज्ञा की गर्दन की ओर इशारा करती है। ध्रुवंश प्रज्ञा की गर्दन को देखते ही थोड़ा जोर से कहता है, भाभी, आपने पहले बताया क्यों नहीं? आपने मच्छरों से गर्दन पर क्यों कटवा लिया? प्रज्ञा जल्दी से अपने लव बाइट को बालों से कवर करने की कोशिश करती है। वहीं कयारा कहती है, मच्छरों नहीं,
एक मच्छर। उसके ये बोलते ही चारों हंसने लगते हैं। स्वर्णा को भी काफी हद तक ये सब कुछ समझ आ रहा था। प्रज्ञा तो सिर झुकाए खड़ी होकर एम्बेरस्ड हो रही थी। उसके साथ ही अव्यान को मन ही मन कोस रही थी। हमेशा ही अव्यान उसे एम्बेरस्ड करके चला जाता है। तीनों प्रज्ञा को टीज करते करते जब थक जाते हैं तो सब शॉपिंग में फिर से ध्यान देते हैं। आव्या ने अब तक कोई ड्रेस सिलेक्ट नहीं की थी। उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। रुद्र पहले मॉल आया नहीं था, पर कुछ देर बाद वो भी फोन पर बात करते हुए आ जाता है। रुद्र फोन पर बात करते हुए एक साइड में खड़ा था। रुद्र का ध्यान अब तक आव्या पर ही नहीं गया था, लेकिन अचानक ही जब उसकी नजर आव्या पर गई तो वो उसे देखने लगता है। आव्या आज एक वन पीस पहनकर आई थी। उसकी डिजाइन इस तरह से थी कि उसका पेट दिख रहा था, गले में हल्का डीप था। रुद्र आसपास नजरें घुमाता है तो उसे मेल स्टाफ मिलते हैं। मेल स्टाफ को देखते ही रुद्र जल्दी से अपने फोन को रोककर आव्या की ओर बढ़ जाता है। रुद्र उसके पास पहुंचकर अचानक ही उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट की ओर ले जाता है। नैना चिल्लाती है, रुद्र कहाँ ले जा रहे हो? पर रुद्र कोई जवाब नहीं देता। आव्या भी पूछती है, पर उसे भी रुद्र कोई जवाब नहीं देता। रुद्र आव्या को लिफ्ट के अंदर ले जाता है। लिफ्ट में ऑलरेडी एक लड़का था। रुद्र आव्या को दीवार से सटाकर खुद उसके करीब खड़ा होकर उसकी आंखों में देखने लगता है। आव्या रुद्र को इतने करीब देखकर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होकर कहती है, ये क्या कर रहे हो रुद्र? हमारे सिवाय भी कोई लिफ्ट में है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए पागलपन से कहता है तो अगर उसने हमारी तरफ देखा तो लिफ्ट के बाहर उसकी लाश जाएगी। रुद्र की बात सुनकर वो लड़का डर जाता है और जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगाकर दोनों को इग्नोर करने लगता है। रुद्र अपने हाथ को आव्या के खुले पेट पर घुमाते हुए कहता है, ये क्या पहना है बेबी गर्ल? आव्या कंफ्यूज्ड होकर रुद्र को देखती है। रुद्र न्यू जनरेशन में जीता था तो उसके लिए ये ड्रेस कोई मायने नहीं रखती, इसीलिए आव्या भी एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो जाती है। रुद्र आव्या के पेट पर हाथ घुमाते हुए कहता है, इसकी परमिशन से तुमने अपने पेट को दूसरों को दिखाया? और इतना कहकर वो अपना हाथ आव्या की गर्दन पर ले जाने लगता है। आव्या जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है तो रुद्र उसके सीने पर आंखों से इशारा करते हुए कहता है, और ये आव्या रुद्र की नज़रों को देखकर अनकंफर्टेबल हो रही थी, जो रुद्र को भी समझ आ रहा था। रुद्र अपनी नज़रें आव्या के चेहरे पर ले जाता है और उसके चिन को पकड़कर कहता है, ये सब कुछ देखने का हक सिर्फ मुझे है, आइंदा से दिखाया तो। रुद्र आव्या को एक तरह से धमकी दे रहा था। रुद्र अपनी जैकेट खोलता है और आव्या को पहना देता है। आव्या भी चुपचाप पहन लेती है। कुछ देर तक तो आव्या चुप रहती है, फिर कहती है, रुद्र तुम मुझे शादी के बाद हर बार कंट्रोल करोगे? क्या मैं अपनी मर्जी से जी नहीं पाऊंगी? रुद्र उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को देखता है, फिर कहता है, ना मैं तुम्हें अब कंट्रोल कर रहा हूँ और ना ही बाद में करूँगा। बेकार की बकवास मत करो, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। बस एक बात याद रखना, तुम्हारे जिस्म के हर एक अंग पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। आव्या रुद्र के पागलपन से भरी आंखों को देखने लगती है। आव्या उसे देखते हुए मन ही मन कहती है, बहुत अजीब हो तुम रुद्र, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाती। ऐसा लगता है अब भी तुम बहुत अनजान हो। लिफ्ट खुलती है और रुद्र आव्या को लेकर बाहर निकल जाता है। इस वक्त दोनों जिस फ्लोर पर आए थे वहां पर भी ड्रेसेस ही थी। रुद्र आव्या को लेकर ड्रेस देखने लगता है। उसने अब भी उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। आव्या बस रुद्र के पकड़े हाथों को देख रही थी। रुद्र अचानक एक जगह खड़ा होता है और सामने रखी ड्रेस को देखने लगता है। आव्या भी अब उस ड्रेस को देखती है। रुद्र ड्रेस को देखते हुए आव्या से कहता है, ट्राई इट। आव्या ड्रेस को देखती है, फिर रुद्र को। वैसे तो उसे ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी। उस ड्रेस पर रियल डायमंड्स लगे थे। ब्लू कलर का गाउन बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। आव्या रुद्र को देखकर कहती है, ये तो बहुत महंगा होगा ना? वहाँ सामने खड़ी स्टाफ आव्या के मुंह से ये सुनकर कहती है, 70 lakhs। आव्या जैसे ही ये अमाउंट सुनती है उसका सिर चकरा जाता है। आव्या रुद्र से हिचकिचाहट में कहती है, हम कुछ और देखते हैं ना, ये इतना महंगा है, इससे हमारा एक घर आ जाएगा, और मैं इतना महंगा पहनती भी नहीं। आव्या की बात सुनकर रुद्र कहता है, बेबी गर्ल कुछ ज़्यादा ही कंजूस हो तुम पैसे की फिक्र मत करो, वो मैं दूंगा। फर्स्ट टाइम हमारी इंगेजमेंट हो रही है, कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। आव्या फिर से ड्रेस को देखती है। रुद्र आव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन से ही समझ जाता है कि आव्या इसे छुएगी भी नहीं, इसीलिए वो ड्रेस को लेकर आव्या का हाथ पकड़ता है और उसे चेंजिंग रूम में ले जाता है। आव्या अब भी उस ड्रेस को ही देखे जा रही थी। वो अमीर थी, लेकिन आज तक उसने इतना एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं पहना था। रुद्र आव्या से कहता है, अब तुम खुद चेंज करोगी या फिर मैं करूँ? आव्या होश में आकर रुद्र को घूरती है, फिर ड्रेस लेकर उसे चेंजिंग रूम से बाहर धक्का देती है। रुद्र बाहर जाकर एक साइड में चला जाता है और सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगता है। हालांकि वहां सिगरेट पीना मना था, पर रुद्र तो रुद्र था, उसे बोलने वाला कोई नहीं था। रुद्र कुछ देर तक सिगरेट के कश लेने के बाद ट्रायल रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। आव्या अब तक बाहर नहीं निकली थी। रुद्र खड़ा खड़ा जब थक जाता है तो वो उसे आवाज़ देता है। अंदर से आव्या जल्दी से कहती है, कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, अब अंदर आओ, मैं बाहर नहीं जा सकती। रुद्र दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो उसके सामने आव्या की गोरी पीठ दिखती है।
रुद्र की आंखें पहले तो ठीक थी, लेकिन आव्या की बॉडी फिगर को देखकर उसकी आंखों में हैवानियत झलक उठती है। आव्या का पूरा पीठ दिख रही थी। ड्रेस की जिप बहुत नीचे तक बंद होती थी, जो आव्या कर नहीं पा रही थी, इसीलिए ही वो उसे बुला रही थी। रुद्र अपनी हवस भरी निगाहों से आव्या की पीठ को देख रहा था। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। आव्या उधर बोलती जा रही थी, रुद्र जिप लगाओ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। रुद्र के हाथ आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जिप बंद करने के लिए नहीं। वो ड्रेस को पकड़कर बहुत जोर से खींचता है, जिससे वो फट जाती है। आव्या तुरंत मुड़कर रुद्र को हैरानी से देखती है। रुद्र की आंखों में इस वक्त बस आव्या के जिस्म को पाने की चाहत थी। आव्या पीछे अपना चेहरा घुमाते हुए ड्रेस को देखती है, फिर रुद्र को देखकर थोड़ा जोर से कहती है, रुद्र तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने कपड़े क्यों फाड़े। रुद्र अब आव्या के सीने को देखता है। कपड़े फटने की वजह से कपड़े सरक कर नीचे आ गया था। आव्या की नज़र अब उसकी नज़रों पर पड़ती है, तो वो जल्दी से खुद को कवर करती है। रुद्र आव्या की ओर बढ़ता है तो आव्या जल्दी से पीछे हटकर आईने से सट जाती है और थोड़ा घबराहट में कहती है, ये तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो। रुद्र आगे बढ़ते हुए आव्या के करीब आ जाता है और उसके उन हाथों को पकड़ लेता है जिससे आव्या खुद को कवर कर रही थी। रुद्र आव्या के दोनों हाथों को पकड़कर आईने से लगा देता है। आव्या के चेहरे पर डर के भाव थे। रुद्र आव्या के बचे हुए ड्रेस को भी फाड़ देता है। आव्या ये देखकर उसे स्ट्रगल करने लगती है और चिल्लाती है, रुद्र ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो तुम। आव्या इस वक्त बस इनरवियर्स में थी। रुद्र आव्या को कसकर पकड़ते हुए अपने होंठ उसकी गर्दन पर चलाने लगता है। आव्या झटपटा रही थी और साथ ही चिल्ला भी रही थी। रुद्र के होंठ बेतहाशा आव्या की गर्दन को चूम रहे थे। आव्या का चिल्लाना बाहर तक जा रहा था। स्टाफ चेंजिंग रूम के बाहर खड़े होकर देख रहे थे। उसने रुद्र को अंदर जाते हुए देखा था, जिस वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आवाज़ लगाने की या किसी को बुलाने की। वहीं अंदर आव्या झटपटाते हुए कहती है, रुद्र नो, ये क्या कर रहे हो तुम। रुद्र अब आव्या के बाकी कपड़े निकालने के लिए तैयार था, लेकिन वो कुछ भी करती उससे पहले आव्या अपने हाथों को छुड़ाकर एक पंच उसके चेहरे पर मारती है। एकदम से रुद्र होश में आता है। वो सिर उठाकर आव्या को देखता है तो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है। आव्या जल्दी से ड्रेस उठाकर खुद को कवर करती है और रुद्र से कहती है, रुद्र अपनी आंखें बंद किए हुए ही उसकी ओर बढ़ता है। आव्या अब रुद्र को दोबारा बढ़ते हुए देखती है तो पीछे होने लगती है और चिल्लाती है, मेरे पास मत आना, देखो रुद्र मेरे करीब मत आओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। रुद्र आव्या की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसके करीब जाता है। ये देखकर आव्या जोर से उसके पेट पर पंच करती है। आव्या ने फाइटिंग ट्रेनिंग ली थी, जिस वजह से आव्या के मारने से रुद्र एक कदम दूर हो जाता है। रुद्र फिर से आगे बढ़ता है। आव्या फिर से उसे मारती है। रुद्र मार खा रहा था, लेकिन अब तक उसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। आव्या जब मार मार कर थक जाती है तो रुककर गहरी सांस लेने लगती है। कुछ देर में आव्या शांत होती है तो रुद्र बढ़कर आव्या को अपना कोट निकालकर पहना देता है। रुद्र अब आव्या के माथे पर किस करता है और बहुत ही धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। रुद्र की आंखें अब भी बंद थीं। आव्या रुद्र का सॉरी सुनकर बिखर सी जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो उसी नमी से रुद्र की बंद आंखों को देखकर कहती है, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। रुद्र, यू ट्राइड टू रेप मी। आव्या के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकलता है, रुद्र आव्या को झटके से गले लगा लेता है। वहीं आव्या की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। रुद्र खुद भी जानता था कि वो सच में रेप करने की कोशिश कर रहा था। एक लड़की की मर्जी के बगैर जब उसे छुआ जाए तो ये रेप में ही गिना जाता है। रुद्र की आंखें बंद थीं। उसके अंदर क्या चल रहा था ये बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। आव्या हल्की सिसकी भरते हुए कहती है, ये दूसरी बार तुमने ये सब किया। अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ रेप करने की कोशिश करोगे तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं प्यार के लिए तुम्हारा टॉर्चर नहीं सहूंगी। रुद्र रुद्र चुपचाप था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसने बस आव्या को गले लगाए हुए था। रुद्र अब भी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उसे गले लगाए रहता है। कुछ देर बाद दोनों ही अलग होते हैं। रुद्र आव्या को नहीं देखता और न कुछ बोलता है। वो चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है। आव्या अपने पहले वाले कपड़े पहनती है और बाहर निकल जाती है। वो रुद्र को देखती है जो पेमेंट कर रहा था उस फटे हुए गाउन की। उसे पैसे तो देने ही थे। आव्या उससे थोड़ा दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है। रुद्र को जैसे ही एहसास होता है कि आव्या आ गई तो वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। रुद्र चुप था। आव्या भी उससे ज़रा भी बात नहीं करना चाहती थी। दोनों ही चुप थे। दोनों लिफ्ट में जाते हैं। वहाँ भी दोनों शांत रहते हैं। रुद्र आव्या को वहाँ पहुँचा देता है जहाँ सब लोग थे, फिर खुद वहाँ से निकल जाता है। रुद्र किसी को भी कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। आव्या भी उसे एक नज़र तक नहीं देखती। नैना आव्या को जब ज्वेलरी सिलेक्ट करने के लिए बुलाती है, पर आव्या तुरंत मना करते हुए कहती है, नहीं आंटी, आज नहीं, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। आव्या सबको बोलकर निकल जाती है। आव्या के जाते ही कुछ देर बाद सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रात का वक्त। नैना जगी हुई पीयूष और सौम्या की तस्वीर को देख रही थी। सौम्या जिस तरह से नैना का ख्याल रखा करती थी, उन सारी यादों को सोचकर नैना के चेहरे पर एक शांति दिख रही थी। वो बहुत सुकून के एहसास में जी रही थी।
तभी उसे अपनी गोद में भारीपन सा लगता है। नैना देखती है तो रुद्र उसकी गोद में सिर रखे हुए लेटा था। उसकी आंखें बंद थी। ये देखकर नैना मुस्कुराते हुए फोटो को साइड में रखती है, फिर धीरे धीरे रुद्र के बालों पर हाथ फेरने लगती है। रुद्र आंखों को बंद किए हुए धीरे से कहता है, मॉम। नैना तुरंत जवाब देती है, हाँ। नैना के जवाब देते ही रुद्र कहता है, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। नैना एक पल के लिए रुककर रुद्र को देखती है, फिर कहती है, हाँ पूछो। रुद्र कुछ पल रुककर बहुत ही शांत और सीरियस होकर पूछता है, हाउ पेनफुल इज रेप। रुद्र का सवाल सुनते ही नैना के हाथ एकदम से रुक जाते हैं। उससे अच्छा और कौन जान सकता था कि रेप क्या होता है और उसमें कितना दर्द होता है। नैना तो एक पल के लिए अपने उसी दर्द में खो जाती है। किस तरह वो दर्द में चीखती थी, एक लाश की तरह बेड पर पड़ी रहती थी। उसे इतना दर्द देता था कि वो सह नहीं पाती थी, फिर भी वो सहती थी। ये सब चीज़ों को याद करके नैना के आंसू बह जाते हैं। नैना दर्द से कहती है, रेप वो होता है जिसमें एक लड़की के जिस्म को इस हद तक नोचा जाता है जब तक उस इंसान की हवस ना मिट जाए। लड़की भले ही चीखे चिल्लाए, दर्द से मरे, पर फिर भी बस उसे अपनी हवस मिटानी है। रेप सिर्फ शरीर पर घाव नहीं देता, पूरी अंतरात्मा तक को चोट पहुंचाता है। जो लड़की रेप का शिकार होती है ना, वो अंदर तक टूट जाती है और जीना तो वो वैसे ही छोड़ने का सोच लेती है। इतना कहते ही नैना की आंखों से फिर एक बार आंसू बह जाते हैं। रुद्र अपनी आंखें खोलता है और अपनी मॉम को देखता है। नैना को देखते हुए रुद्र को उसके दर्द का एहसास समझ आ रहा था। नैना अपने में ही खोई हुई कहती है, उसने मेरे साथ एक बार नहीं हजारों बार रेप किया। मेरे साथ इतना गलत करने के बाद वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। प्यार शरीर की हवस मिटाने के लिए नहीं होता। अगर कोई प्यार करे ना, तो वो सिर्फ उसकी खुशी और उसकी सुख भरी जिंदगी की कामना करता है। अगर रेप करने वाले प्यार करने लगे तो वो प्यार नहीं, सिर्फ प्यार का मजाक है। रुद्र एकटक नैना को देख रहा था। नैना रुद्र को देखते हुए कहती है, रुद्र तुम कभी उस इंसान की तरह मत बनना। मुझे पता है कि तुम उसके जैसे नहीं हो, पर फिर भी मुझे उसकी हैवानियत से बहुत डर लगता है। उसकी कुछ आदतें तुम पर भी आई हैं, ये मैंने तुम्हारे साथ रहकर जान लिया है। नैना रुद्र के चेहरे को छूती है और कहती है, रुद्र तुम कभी भी आव्या के साथ ऐसा कुछ मत करना, वरना उसका हंसता खिलता चेहरा हमेशा के लिए खो जाएगा। तुम आव्या से प्यार करते हो और प्यार जिस्म नहीं देखता, वो बस रूह देखता है। शादी के बाद भी अगर वो ये सब करने के लिए मना करेगी तो तुम पति होने का हक बिल्कुल मत जताना, क्योंकि वो रिश्ता कभी पति पत्नी का नहीं हो सकता जब तक पत्नी खुद पति को छूने का हक ना दे। प्यार में कभी किसी को दर्द नहीं दिया जाता, पर यह सच है कि प्यार में दर्द जरूर मिलता है, पर दोनों मिलकर उस दर्द को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। रुद्र नैना की बातें सुनकर अपनी हरकतों के बारे में सोचने लगता है। नैना कुछ सोचते हुए धीरे से कहती है, अगर कोई लड़की रेप करने वाले से प्यार कर बैठे तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नैना अपने अंदर की फीलिंग्स को जता रही थी। रुद्र काफ़ी कुछ सोचने लगता है। नैना बिल्कुल चुप हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके बेड से टिक जाती है। रुद्र कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है और नैना के बंद किए आंखों को देखता है। रुद्र नैना की गोद से उठकर उसे अच्छी तरह से लिटाता है और फिर नैना के माथे पर किस करके बाहर चला जाता है। रुद्र घर से बाहर निकल जाता है। वो कार में बैठता है और कुछ ही पलों में उसकी कार वहां से गायब हो जाती है। सुबह प्रज्ञा और स्वर्णा इस वक्त मंदिर में पूजा के लिए आए हुए थे। उनके साथ काव्या और आव्या भी थी। आव्या मंदिर आकर बहुत अच्छा महसूस कर पा रही थी। मंदिर के एक कोने में इस्प्रहा बैठी हुई थी। वो चुप थी और किसी सोच में खोई हुई थी। इस्प्रहा का यहाँ कोई नहीं था, इसीलिए उसका रुकने का भी कोई ठिकाना नहीं था। इस्प्रहा हर दिन पुलिस के चक्कर लगा रही थी ताकि शौर्य को बाहर निकाल सके, लेकिन आदित्य ने ऐसी कंप्लेन किया था कि उसे कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता। काव्या सीढ़ी के सामने खड़ी होकर फोन में कहती है, मिस्टर हस्बैंड आप भी एक बार आइए ना दर्शन के लिए, कितने वक्त से आप मंदिर नहीं आए। आदित्य तुरंत मना करते हुए कहता है, नो वाइफी मुझे अभी काम है, तुम जल्दी आओ, मुझे अभी निकलना है। काव्या मुंह बनाकर जिद करते हुए कहती है, आइए ना, एक बार तो आ जाइए, फिर चले जाना काम करने। आदित्य फिर काव्या को मना करता है, पर काव्या बहुत जिद्दी थी, ये भी आदित्य को पता था। आखिर में उसे आना ही पड़ता है। आदित्य कार से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है। काव्या उसे आते देखकर खुश हो जाती है। आदित्य काव्या के पास जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, जिद्दी वाइफी, तुम हमेशा जिद्दी ही रहोगी। काव्या प्राउडली स्माइल करती है, फिर कहती है, अब चलिए। इतना कहते ही काव्या आदित्य का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर ले जाती है। दोनों के कदम मंदिर की ओर ही जा रहे थे, तभी अचानक कोई रोते हुए आदित्य के पैर पर गिर जाता है। आदित्य और काव्या दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। आदित्य के पैरों पर गिरी और कोई नहीं, इस्प्रहा थी। वो एक कोने में बैठी थी, पर तभी अचानक उसकी नज़र आदित्य पर गई। इस्प्रहा रोते हुए आदित्य के पैरों को पकड़कर कहती है, प्लीज़ उन्हें जेल से निकाल दीजिए, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया।
स्प्रहा आदित्य के पैरों पर गिरी थी। ये देखकर काव्या और आदित्य दोनों ही हैरानी से स्प्रहा को देखते हैं। स्प्रहा रोते हुए कहे जा रही थी, प्लीज उन्हें जेल से आजाद कर दीजिए, उनकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आदित्य सर्द आवाज में कहता है, उसने गलती नहीं गुनाह किया है, पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की है उसने। आदित्य को भले अपना सिर्फ गुस्सा दिख रहा था, लेकिन काव्या को स्प्रहा की तकलीफ दिख रही थी। काव्या आदित्य का हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। आदित्य भी काव्या की आंखों में देखता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, इसकी तकलीफ से भरी आंखें तो देखिए, इन सब में बेचारी की क्या गलती। आदित्य काव्या को गुस्से से कहता है, तो तुम क्या चाहती हो वाइफी? इसकी बात सुनकर मैं शौर्य को बाहर निकाल दूं। काव्या अपनी पलकें झपकाती है, जिसे देखकर आदित्य काव्या के हाथ को झटक कर कहता है, कभी नहीं, इतनी आसानी से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही आदित्य अपने पैरों को छुड़ाता है और वहां से चला जाता है। तो वो स्प्रहा जमीन पर पड़े रोती रह जाती है। काव्या आदित्य को देख ही रही थी, पर उसकी नज़र स्प्रहा पर चली जाती है। काव्या स्प्रहा को पहचानती तो नहीं थी, पर आदित्य ने स्प्रहा के बारे में बताया जरूर था, जिस वजह से काव्या बस ये जानती थी कि स्प्रहा शौर्य की वाइफ है, जिससे शौर्य ने जबरदस्ती शादी की है। काव्या स्प्रहा को नीचे से उठाती है और कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, हम मिस्टर हस्बैंड को मना लेंगे। स्प्रहा अब भी चुप नहीं होती। काव्या उससे कहती है, शौर्य ने गलती ही ऐसी की है कि उसे माफ करना इतना आसान नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, आपको अच्छा लगेगा, और शौर्य को हम जल्दी ही बाहर निकाल लेंगे। वो हैं तो हमारे बेटे ही, उस हिसाब से आप हमारी बहू हुई। स्प्रहा अपनी नम आंखों से काव्या को देखने लगती है। स्प्रहा बस 20 साल की थी, उसे दुनिया भर का इतना ज्ञान नहीं था। काव्या स्प्रहा के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, अब आप रोना बंद कीजिए, रुकिए। इतना कहते ही काव्या, आव्या, सरना और प्रज्ञा को बुलाती है। तीनों जल्दी से काव्या के पास आते हैं। काव्या तीनों को स्प्रहा से मिलाते हुए कहती है, ये स्प्रहा है, परी, अरना ये आपकी बड़ी भाभी हैं, शौर्य की वाइफ, और प्रज्ञा ये आपकी जेठानी है। आव्या और सरना तुरंत एक साथ अपना हाथ बढ़ाकर कहती हैं, हाय भाभी। स्प्रहा दोनों के साथ में आए हाथ को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि वो किससे पहले हाथ मिलाए। आव्या और सरना जब ये देखती हैं तो हंसने लगती हैं, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि स्प्रहा एक साथ दोनों से हाथ नहीं मिला सकती। दोनों अब एक साथ स्प्रहा के गले लग जाती हैं। स्प्रहा को तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले क्या करे, क्योंकि वो इन सबसे बहुत अनजान थी। स्प्रहा वैसे भी उम्र में छोटी दिखती थी। आव्या और सरना स्प्रहा से अलग होकर उसके चेहरे को देखकर कहती हैं, आपकी उम्र तो बहुत छोटी लग रही है, आप कितने साल की हो? वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रज्ञा कहती है, अरे कम से कम मुझे तो मिलने दो। इतना कहते ही प्रज्ञा स्प्रहा को गले लगा लेती है और कहती है, वेलकम टू अवर फैमिली जेठानी जी। स्प्रहा अब भी कोई जवाब नहीं देती। आव्या उससे फिर से सवाल करती है, बड़ी भाभी बताइए ना, आपकी उम्र क्या है? स्प्रहा बहुत ही धीरे से जवाब देती है, 20। तभी स्वर्णा थोड़ा जोर से चिल्लाकर कहती है, आपकी तो मुझसे भी कम उम्र है। आव्या हंसते हुए कहती है, हमारी सबसे बड़ी भाभी सबसे कम उम्र की हैं। तीनों अपनी मस्ती में थे और स्प्रहा अभी कंफ्यूज में थी कि वो इन सबको कैसे अपनाए और कैसे रिएक्ट करे। काव्या तीनों को देखते हुए कहती है, अब आप लोग इनके साथ घुल मिल लीजिए ताकि ये हमारे साथ कंफर्टेबल होकर रह सकें। तीनों जल्दी से हाँ में सिर हिलाती हैं। तीनों ही स्प्रहा को अपने साथ लेकर जाती हैं और बंदे से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। काव्या तीनों को देखकर सिर हिला देती है। तीनों ही इतनी फ्रेंडली थी कि किसी को भी पल भर में फ्रेंड बना दे। घर पहुंचकर काव्या सभी को स्प्रहा से मिलवाती है और स्प्रहा को भी सभी से इंट्रोड्यूस कराती है। स्प्रहा शांत थी और किसी से कुछ भी नहीं कह रही थी और ना ही किसी से मिलने में कंफर्टेबल थी। शौर्य का इतनी बड़ी फैमिली होगी उसने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हमेशा तो वो सिर्फ एक विला में एक अकेले इंसान के साथ रहती थी और उसके साथ हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स के साथ। स्प्रहा को पूरी सिंघानिया फैमिली पसंद तो बहुत आती है, क्योंकि सभी बहुत अच्छे से उससे पेश आ रहे थे। एक पल के लिए तो स्प्रहा शौर्य के बारे में भूल ही जाती है। काव्या स्प्रहा का रूम रेडी करवाती है और उसे पहले कुछ खिलवाती है और फिर आराम करने के लिए कमरे में भेज देती है। स्प्रहा आराम करने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो भी कुछ दिनों से ढंग से सोई नहीं थी और ना ही उसने कुछ ढंग से खाया था। स्प्रहा कमरे में जाती है और बेड पर लेटकर पूरे कमरे को देखने लगती है। ये कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था, पर स्प्रहा को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो सिर्फ शौर्य के साथ रहना चाहती थी। कमरे को देखते हुए स्प्रहा को शौर्य के साथ रहते वक्त की याद आ जाती है। फ्लैशबैक। शादी चाहे जैसे भी हुई थी, वो एक ज़बरदस्ती थी। उसी ज़बरदस्ती में स्प्रहा अपने माँ बाप से बिछड़ चुकी थी, जिसके गम में वो बीमार पड़ जाती है। शौर्य स्प्रहा के बीमार होने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर उसने ये अपने चेहरे पर आने नहीं दिया था। उसका हमेशा एक्सप्रेशन लेस वाला चेहरा बरकरार रहता था। स्प्रहा बेड पर लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर असह्य दर्द दिख रहा था। शौर्य उसके पार बैठा हुआ बार बार ठंडे पानी की पट्टी कर रहा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे और शौर्य की आंखों में कोई नींद नहीं थी। शौर्य की आंखों में स्प्रहा के लिए प्यार साफ साफ झलक रहा था।
स्पृहा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करते करते सुबह हो जाती है। शौर्य स्पृहा के सिर पर हाथ रखता है, जो अब नॉर्मल हो चुकी थी। ये देखकर शौर्य फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि स्पृहा उठकर बैठी हुई है और उसके चेहरे पर उदासी के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा। शौर्य उसके पास जाता है और कहता है, अब कैसा फील हो रहा है? स्पृहा शौर्य को गुस्से से घूरती है। उसकी गुस्से से भरी नज़र को देखकर शौर्य अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, उफ, ये नज़रों की तपिश मेरे जिस्म तक को गर्माहट का एहसास दिला देती है। इतना कहते ही शौर्य धीरे से मुस्कुराता है और स्पृहा के पास बेड पर बैठ जाता है। शौर्य स्पृहा को देखते हुए कहता है, क्या बीवी, कल हमारी सुहागरात थी और तुमने बीमार होकर उसे वेस्ट कर दिया। स्पृहा गुस्से से कहती है, सुहागरात माई फुट, मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेन करूंगी। ऐसा केस करूंगी कि तुम जेल में ही सड़ते रह जाओगे। स्पृहा की ये बात सुनते ही शौर्य तिरछा मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा। इतना कहकर वो स्पृहा की ओर फ़ोन बढ़ा देता है। फ़ोन को बढ़ाते हुए वो कहता है, लो कॉल करो और जो भी कंप्लेन करनी है, जैसी भी कंप्लेन करनी है करो। स्पृहा जल्दी से फ़ोन लेती है और कॉल करती है। वो कॉल करके सब कुछ बताती है, लेकिन जब वो आखिर में शौर्य का नाम बताती है तो पुलिस वाला तुरंत स्पृहा को मना कर देता है। शौर्य बेंगलोर का जाना माना गुंडा जैसा था। वो डीलिंग का काम करता था। उसके रास्ते में जो आए उसकी कभी जान नहीं बच सकती थी। उसकी ज़िंदगी शौर्य इस तरह से ख़राब कर देता था कि वो मरने के लिए तड़प जाए। स्पृहा का बोलना बिल्कुल बेकार हो जाता है। शौर्य ये देखकर हंसने लगता है, जिससे स्पृहा का खून खौल उठता है। स्पृहा अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को फेंक देती है। फ़ोन सीधे दीवार पर जाकर लगता है, जिससे वो टूट जाता है। शौर्य टूटे हुए फ़ोन को देखकर करता है, बीवी, एक झटके में तुमने 2 लाख बर्बाद कर दिए। तुमसे शादी करना बहुत महंगा पड़ेगा मुझे। इतना कहकर वो स्पृहा को देखता है, फिर एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, और मुझे महंगी चीज़ें बहुत पसंद है। शौर्य अब अपनी जगह से उठता है और स्पृहा के लिए नाश्ता लेकर आता है। स्पृहा वैसे ही बैठी हुई थी। शौर्य नाश्ते को साइड में रखकर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, छूऊंगा नहीं तुम्हें जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो। स्पृहा शौर्य के हाथ को देखती है। उसे भी पता था कि इस वक्त शौर्य ने हाथ इसीलिए बढ़ाए थे ताकि उसे वॉशरूम ले जा सके, लेकिन स्पृहा को तो शौर्य की कोई मदद नहीं चाहिए थी। इसीलिए वो दूसरी तरफ से उठकर वॉशरूम चली जाती है। फ्लैशबैक एंड। स्पृहा शौर्य के पहले दिन की हरकतों को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे इस वक्त सच में वो शौर्य की बहुत याद दिला रही थी। स्पृहा इसी तरह से उसे याद करते करते नींद की आगोश में चली जाती है। आव्या एक सुनसान सी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और सामने की ओर देखते हुए कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आव्या ने इस वक्त सामने खड़े रुद्र को देखकर ये सवाल किया था। रुद्र इस वक्त आव्या को पीट करके खड़ा था। रुद्र चुपचाप सामने की ओर देख रहा था। कुछ देर तक रुद्र वैसे ही खड़ा रहता है, फिर आव्या की ओर पलटता है। आव्या देखती है कि रुद्र के एक्सप्रेशंस बिल्कुल शांत थे। रुद्र आव्या की ओर आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। रुद्र एक हाथ बढ़ाकर आव्या का हाथ पकड़ लेता है। आव्या उसके हाथ को देखने लगती है। रुद्र अपने कदम पीछे करते हुए आव्या को अपने साथ ले जाता है। आव्या समझ नहीं पा रही थी आखिर रुद्र करना क्या चाहता है। दोनों ने मॉल के इंसिडेंट्स के बाद कोई बात ही नहीं की थी, लेकिन शाम के वक्त ही रुद्र का कॉल आया था। रुद्र ने आव्या को यहाँ पर बुलाया था। आव्या आ भी गई। रुद्र पीछे होते होते रुक जाता है और आव्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, कल हमारी इंगेजमेंट है। उससे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। आव्या एकटक रुद्र को देखती रहती है। रुद्र प्यार से आव्या के गाल को छूते हुए कहता है, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ वो सब क्यों किया मुझे खुद नहीं पता। कभी कभी मैं खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। इसका रीज़न भी मुझे पता है। रुद्र इतना बोलते ही अपना हाथ पीछे कर लेता है, फिर कहता है, डैड ने मुझे हमेशा बचपन से ही मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सिर्फ गन चलाना या फाइटिंग ही नहीं, उन्होंने मेरे अंदर सेक्सुअली डिज़ायर भी पैदा की है। आई डोंट नो व्हाई। हर मर्द के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर होती है, कुछ की लिमिट में और कुछ की अनगिनत, पर मर्द बनने से पहले ही मुझे ये सब कुछ दिखाया गया था। वो सारे सीन्स मेरे दिमाग में घूमते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अभी किसी लड़की को पकड़ लूँ, बट नो, मैं कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेरी मॉम का दर्द मुझे रोक लेता है। आव्या एक डॉक्टर थी, तो उसे ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। रुद्रांश ने एक तरह से रुद्र को भी टॉर्चर किया था। ये आव्या को साफ समझ आ रहा था। एक बच्चे के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर पैदा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। यहाँ रुद्र था तो उसने खुद को रोक लिया, वो भी सिर्फ अपनी मॉम की दर्द की वजह से। रुद्र एकदम से आव्या के बहुत करीब आता है और उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, यू नो बेबी गर्ल, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था।
आई डोंट नो तुम में ऐसा क्या है, बट मैं तुम्हें देखकर कभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। आज तक मैंने किसी लड़की की तरफ इतना अट्रैक्ट फील नहीं किया। इकलौती तुम हो जिसने मुझे इंसान भी बनाया और जानवर भी। ऐसा कहते हुए रुद्र की नसें तन जाती हैं। आव्या एक टक अब भी बस रुद्र को देखे जा रही थी और उसकी हर एक बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। रुद्र आव्या के छोटे से चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, अब मेरी सेक्सुअल डिज़ायर जगती है तो मैं सिर्फ। इतना कहते हुए वो रुक जाता है, फिर आव्या के होंठों को थोड़ा जोर से सहलाते हुए कहता है, आई फील दैट आई एम बैडली इंटीमेट विद यू। आव्या उसे हैरान भरी नज़रों से देखती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। रुद्र फिर से पीछे हटता है और कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो ये सिर्फ रेप बोला जाएगा। मैं तुम्हारे साथ रेप नहीं करना चाहता, वो दर्द कभी नहीं देना चाहता जो मेरी मॉम ने फील किया, बट सीरियसली आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ बेबी गर्ल। रुद्र आव्या की आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था बेबी गर्ल। रुद्र जैसे ही ये बोलता है आव्या का दिल दर्द से भर जाता है। रुद्र तकलीफ में है मगर सिर्फ आव्या के बारे में सोच रहा है। रुद्र आगे कहता है, अब जब मैं तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। आव्या जल्दी से भागकर जाती है और एक झटके से रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र भी उसे टाइटली पकड़ लेता है। आव्या रुद्र के सीने में छुपे हुए दर्द से कहती है, आई ऑल्सो बैडली अट्रैक्टेड फॉर यू। तुम्हें बस ये सब पहले बताना चाहिए था ना। आव्या की बातें सुनकर रुद्र उसे कसकर पकड़े हुए कहता है, आई कांट लूज यू बेबी गर्ल, प्लीज डोंट लीव मी। आव्या भी उसे एकदम टाइटली जकड़ कर कहती है, नेवर, आई विल नेवर लीव यू, आई लव यू सो मच रुद्र। रुद्र इस बार कुछ नहीं बोलता, बस उसे और टाइटली गले लगा लेता है। दोनों के बीच जो एक दिन का बिछड़ाव हुआ था वो आज दोनों ही अपनी कसर को मिटा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को इस तरह से जकड़े हुए थे कि दो शरीर एक शरीर की तरह दिख रहा था। आव्या रुद्र के दिल पर किस करते हुए धीरे से कहती है, हम तुम्हारा प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे और वो ट्रीटमेंट मैं करूंगी। रुद्र धीरे से कहता है, ट्रीटमेंट? आई थिंक ऐसे ही मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो आव्या से अलग होता है, फिर घुटनों के बल बैठकर कहता है, कैन आई रेप यू बेबी गर्ल? रुद्र हमेशा से ही आव्या के सामने इतना डिफरेंट बातें करता था जो कभी उसने सुनी ही ना हो। आव्या पहले हैरान थी, लेकिन उसे जब रुद्र की बातें समझ आती हैं तो वो हंसते हुए अपना हाथ रुद्र के हाथ में रख देती है और कहती है, देन आई विल किल यू मिस्टर रुद्र सूर्यवंशी। रुद्र हल्का सा मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है, जो उसे खुद ही पता नहीं होता। आव्या उसकी स्माइल देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार रुद्र की एकदम प्योर स्माइल देखी थी। लेकिन तुरंत ही रुद्र खुद के फेस एक्सप्रेशन सही कर लेता है। आव्या जल्दी से कहती है, हे आर यू स्माइलिंग रुद्र? रुद्र अपनी नज़रें दूसरी ओर करते हुए कहता है, नो। आव्या रुद्र के चेहरे को देखते हुए कहती है, अभी मैंने देखा तुम स्माइल कर रहे थे, एंड सीरियसली योर स्माइल, ओह माय गॉड। बोलते हुए आव्या अपने गाल पर हाथ रख लेती है। उसके चेहरे पर अनगिनत खुशी थी। आव्या रुद्र की स्माइल की तारीफ करते हुए कहती है, यू लुक अ हैंडसम हंक। एक बार फिर से स्माइल करो ना प्लीज़। नो आई थिंक, या हंसो ना, मैं तुम्हें एक बार हंसते हुए देखना चाहती हूँ। आव्या रुद्र की इतनी तारीफ कर रही थी कि वो अपना चेहरा फिर से आव्या से छुपा लेता है। रुद्र इस वक्त ब्लश कर पा रहा था, जो उसे ही नहीं पता था। आव्या तुरंत रुद्र की तरफ जाती है, जिससे वो रुद्र को ब्लश करते हुए देख लेती है। ये तो आव्या के लिए सबसे बड़ा झटका था। वो बहुत जोर से कहती है, ओह माई गॉड रुद्र, यू आर ब्लशिंग। रुद्र तुरंत अपने फेस को नॉर्मल करता है। वो एक्सप्रेशंस छुपाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। रुद्र, यू आर ब्लशिंग, मैंने अभी अभी देखा तुम ब्लश कर रहे थे। ओह माई गॉड, मुझे लग रहा है सच में मैं सपना देख रही हूँ। आव्या इस वक्त खुशी से जैसे पागल हुए जा रही थी और रुद्र आव्या के उस चेहरे को देख रहा था। आव्या जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर कहती है, बस एक बार अब हंसकर भी दिखा दो ना। रुद्र आव्या के हाथ को घूरता है। आव्या ने खुशी से फ़ोन ही उल्टा पकड़ रखा था, जिसका उसे बिल्कुल होश नहीं था। फ़ोन का कैमरा आव्या की तरफ था और फ़ोन का फ्रंट रुद्र की तरफ। रुद्र आव्या की एक्साइटमेंट देखकर हंसता है, पर किसी विलन की तरह। उसमें ना कोई फीलिंग्स थी और ना ही उसके दांत दिखे। हा हा हा। रुद्र हंसकर एकदम से सीरियस एक्सप्रेशंस बना लेता है। तो वहीं आव्या की पल भर में खुशी गायब हो जाती है। आव्या मुंह बना लेती है और फिर फ़ोन को नीचे कर लेती है। आव्या रुद्र को खराब सा मुंह बनाकर कहती है, ये कैसी हंसी है? ऐसा लग रहा है जैसे रावण सीता को हरण करके खुश हो रहा हो। रुद्र कुछ नहीं बोलता। आव्या आगे कहती है, क्या तुम नॉर्मल नहीं हंस सकते? रुद्र धीरे से ना में सिर हिलाता है तो आव्या मुंह बिगाड़े कहती है, एबनॉर्मल पर्सन। इतना बोलते ही आव्या चुप हो जाती है। रुद्र और आव्या चुपचाप एक दूसरे को देखने लगते हैं। अपने बारे में बताकर जहां रुद्र काफ़ी अच्छा महसूस कर पा रहा था, तो वहीं आव्या रुद्र के बारे में जानकर बहुत प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि रुद्र खुद को बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल में रखता था।
उसने भले उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो होश में भी आता था और पहली बार तो अपनी हरकत की वजह से उसने खुद को गोली भी मार ली थी। देखते देखते रुद्र और आव्या करीब आ जाते हैं। रुद्र आव्या के एक हाथ को पकड़ लेता है और एक हाथ से आव्या के चेहरे के बालों को पीछे करता है। आव्या उसे देखते हुए कहती है, सो इतना बोलकर वो रुक जाती है। रुद्र उसके रुकने से कहता है, सो वॉट। आव्या रुद्र के दिल पर हाथ रखकर कहती है, तैयार हो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए। रुद्र आव्या को उसी हाथ पर अपने हाथ रखकर कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं अपने आप को भी ख़त्म कर दूं। आव्या ये सुनकर मुस्कुराते हुए रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र आव्या की कमर पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस करता है। दूसरी ओर रूहान स्वर्णा को अपने साथ पुणे लेकर आया था। रूहान और स्वर्णा एक घर के हॉल में बैठे थे। स्वर्णा पूछे जा रही थी, डैडू ये किसका घर है, हम कहाँ आए हैं। रूहान स्वर्णा को प्यार से कहता है, बस 2 मिनट पता चल जाएगा। उसके इतना बोलते ही सीढ़ियों से 2 आदमी और औरत आर्ग्यूमेंट करते हुए नीचे उतरते हैं। तुम बहुत बड़े चीप हो, इसीलिए तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा चीप बना है। इडियट हो तुम, एक्स्ट्रा लेवल के गधे हो तुम। वो आदमी भी उसका जवाब देता है, हाँ तुम एक्स्ट्रा लेवल की गधी हो, इसीलिए तो मुझ गधे पर फिदा हुई थी। हैंडसम लड़का दिखा नहीं, बस उसके पीछे प्यार में पागल हो गई। तुम और हैंडसम, बहुत अच्छा जोक था। मैंने तुम्हें पसंद किया, वरना कोई पागल लड़की ही होती जो तुम्हें पसंद करती। थैंक गॉड तुमने कबूल कर लिया कि तुम पागल हो। पागल लड़की, पागल गधी। सोफे पर बैठे रूहान और स्वर्णा दोनों उस ओर देखते हैं। वो आदमी और औरत वंशज और रूमानी थे। ये दोनों ना कभी बदले थे और ना कभी बदलेंगे। दोनों झगड़ा करते हुए उतर ही रहे थे, तभी दोनों की ही नज़र रूहान और स्वर्णा पर जाती है। भाई। रूमानी रूहान को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से आगे बढ़कर उसके गले लग जाती है। रूहान रूमानी के आते ही खड़ा हो जाता है। वंशज भी उसके पास आ जाता है। रूमानी रूहान से अलग होकर पूछती है, आप कब आए। इतना पूछते ही उसकी नज़र स्वर्णा पर जाती है। उसे देखकर रूमानी कहती है, ये अरना है ना। रूहान स्वर्णा को देखकर हाँ में सिर हिला देता है। रूमानी जल्दी से स्वर्णा को गले लगा लेती है और कहती है, कैसी हो मेरी बच्ची। स्वर्णा धीरे से जवाब देती है, मैं ठीक हूँ बुआ। स्वर्णा और रूमानी की बात पहले फ़ोन पर हो चुकी थी, पर बस नॉर्मल कॉल पर। वंशज रूहान के पास आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, कैसा है मेरा यार। रूहान बस हाँ में जवाब देकर टाइटली वंशज के गले लग जाता है। वंशज रूहान के जज्बातों को समझते हुए खुद भी उसे टाइटली पकड़ लेता है। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। रूहान सोफे पर बैठते हुए वंशज और रूमानी को घूरते हुए कहता है, तुम दोनों को मैं कितने दिनों से वहाँ बुला रहा हूँ, तुम लोग आ क्यों नहीं रहे। वंशज तुरंत कहता है, अरे यार क्या बताऊँ, रूवंश हमेशा बिजी रहता है और ये रूम उसके बिना कहीं जाना नहीं चाहती। रूमानी जल्दी से कहती है, हाँ तो मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। एक बार मैं उसे खो चुकी हूँ, दूसरी बार मैं उसे खोना नहीं चाहती। बोलते हुए रूमानी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। जब पूरा सिंघानिया विला आग की लपटों से घिर चुका था और सब भाग रहे थे, तभी वंशज और रूमानी ने अपने पहले बेटे रूवंश को खो दिया था। रूवंश उस अटैक का शिकार हो गया था, जिस वजह से रूमानी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। रूवंश उस वक्त मर गया था। वंशज रूमानी की हालत को देखकर सिंघानिया फैमिली से उसे दूर ले गया, क्योंकि उसे ऐसी हालत में थे कि वहाँ रूमानी का रहना सही नहीं था। कुछ 1 साल बाद रूमानी फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसे फिर एक बार बेटा ही हुआ। दोनों ने अपने पहले बच्चे के फिर से जन्म सोचकर रूवंश ही नाम रख दिया। ये रूवंश भी उस रूवंश की तरह ही दिखता था, जिससे रूमानी को उसकी याद बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। उसने अपने दूसरे बच्चे को ही अपना पहला बच्चा मान लिया। कभी कभी रूमानी को उसकी बहुत याद आती थी। उस वक्त वो बस रो दिया करती थी। रूमानी को अब सिंघानिया परिवार के साथ रहने से डर लगता था, क्योंकि सिंघानिया फैमिली हमेशा दुश्मनों के घेरे में रहती थी। इस वजह से रूमानी ने रूवंश को अब किसी से भी नहीं मिलवाया था। वो कभी रूवंश को सिंघानिया फैमिली के पास लेकर नहीं जाती। रूहान और वंशज रूमानी के डर को देखकर कुछ नहीं कहते। रूमानी बहुत सीरियस होकर कहती है, हम यहीं ठीक है भाई। मैं तो कहती हूँ आप भी अरना को लेकर यहाँ आ जाओ। आप भाभी को तो खो चुके हैं, वहाँ रहकर क्या आप अरना को भी खोना चाहते हैं। रूमानी जैसे ही ये कहती है, स्वर्णा अपनी मासूम सी आवाज़ में कहती है, नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई और अंश भाई हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। वो हम में से किसी को भी कुछ नहीं होने देते और ना ही होने देंगे। रूमानी कहती है, पहले आदि भाई और ध्रुव भाई भी हमें प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन फिर भी सब कुछ खत्म हो गया ना। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर पाए। कोई नहीं जानता कौन सा दुश्मन कब अटैक कर दे।
आदि भाई के तो वैसे भी इतने दुश्मन भरे पड़े हैं। स्वर्णा फिर से कुछ कहने वाली होती है पर रूहान उसका हाथ पकड़ लेता है। स्वर्णा रुककर रूहान को देखती है तो रूहान धीरे से ना में सिर हिलाता है। स्वर्णा चुप हो जाती है। रूहान रूमानी को देखकर कहता है, रूमा, मुझे पता है तुम्हें मेरी और अन्ना की फिक्र है, लेकिन वो सब मेरी फैमिली है और मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। रूहान भले ही कुछ लोगों से निराश है, लेकिन अब भी वो अपने सभी फैमिली से बहुत ही प्यार करता है, इसीलिए वो किसी को छोड़कर नहीं जा सकता था। रूमानी भी रूहान की बातों को समझ रही थी, इसीलिए वो कुछ और नहीं कहती। माहौल को सही करने के लिए वंशज बीच में कहता है, बातें तो बहुत होती रहेंगी यार, चलो कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। रूहान, तुम्हें याद है हम लोग मेले में कितना घूमा करते थे? रूहान धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। तुम दोनों एकदम सही समय पर आए हो, चलो हम लोग मेला घूमने चलते हैं। चलो डॉल, मैं तुम्हें बहुत सारे डॉल दिलाऊंगा। वंशज ये कहते हुए स्वर्णा को देखता है। स्वर्णा एकदम से खुश हो जाती है और वंशज को गले लगाकर कहती है, सच में बड़ी डैडी। वंशज स्वर्णा के गाल पर किस करके कहता है, यस मेरी बारबी डॉल। स्वर्णा और वंशज जल्दी से उठ जाते हैं। स्वर्णा वंशज के हाथ को पकड़े हुए थी और जा ही रही थी। दोनों को जाते हुए देखकर रूहान और रूमानी भी उठकर खड़े होते हैं और उनके पीछे जाते हैं। मेले में वंशज और रूमानी स्वर्णा के लिए बड़े बड़े टेडी बियर्स ले रहे थे। टेडी बियर को देखते हुए स्वर्णा के होठों से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो रही थी। रूहान बस स्वर्णा को देखे जा रहा था। स्वर्णा में पूरी स्वरा जैसी क्वालिटी थी। वैलेंटाइन डे पर जहाँ ज़्यादातर लड़कियों को बहुत महंगी महंगी और एक्सपेंसिव गिफ्ट पसंद आते थे, तो वहीं स्वरा बस एक टेडी बियर से खुश हो जाया करती थी। रूहान मेले की ओर नज़र घुमाता है तो उसे उस पल की याद आती है जब वो स्वरा से पहली बार मिला था। रूहान उस वक्त को याद करते हुए अपने कदम बढ़ाने लगता है। वो मेले में लगे बड़े से झूले के पास पहुंचता है। झूले को देखकर रूहान के कदम अपने आप उस झूले की ओर बढ़ जाते हैं। रूहान झूले पर जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे इस वक्त उस दिन की हर एक हरकतें याद आ रही थीं। वहां बैठा ही था, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसी झूले पर आकर बैठी। रूहान को उसकी खुशबू जानी पहचानी सी लगती है। उसकी पायल की छनकार रूहान को एक अलग ही एहसास दिला रही थी। रूहान का दिल अचानक ही काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लगता है। रूहान की आंखें बंद थीं, पर फिर भी वो बहुत अच्छे से उसे महसूस कर पा रहा था। ऐसा उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत ही जाना पहचाना एहसास हो। रूहान सारे जज्बातों को महसूस करके अपनी आंखें झट से खोलता है और सामने देखता है। टू बी कंटिन्यूड।